प्रेजेंटिंग रेवोल्यूशनरी रोड। वक्त होता है सन 1948 का, जहां में एक पार्टी में फ्रैंक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। यही पार्टी में एक और लड़की होती है जिसका नाम अप्रैल है, जो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। और जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो पहली नजर में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। जहां एक तरफ अप्रैल एक्ट्रेस बनना चाहती है, वहीं फ्रैंक भी अपनी जॉब से परेशान होता है। कुछ वक्त बीतता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं और अब इनके 2 बच्चे भी हैं। फ्रैंक अपने परिवार और अपने दोनों बच्चों के साथ रेवोल्यूशनरी रोड मकान नंबर 115 में रहता है। यहाँ पर जो भी इनके आसपास के लोग हैं वो फ्रैंक और अप्रैल के प्यार के बारे में बहुत बातें करते हैं। वो इन्हें एक आइडियल कपल मानते हैं। पर फ्रैंक अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होता। वो एक कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में है। ये वही कंपनी है जहां उसके पिता ने 20 सालों तक काम किया था। लेकिन वो जानता है कि उसे अपने परिवार को चलाने के लिए अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को, कंफर्ट को भूलकर इस जॉब को करना होगा। वहीं अप्रैल जो कभी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अब उसके सपने भी खत्म हो चुके हैं। उसका परिवार ही उसका सपना है। वो हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचती है। हालांकि फ्रैंक अपनी प्रोफेशनल लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन वो अपनी फैमिली लाइफ से सेटिस्फाइड है। यहाँ पर सब इनके बारे में बात करते हैं, इनकी लव स्टोरी के बारे में बात करते हैं। एक दिन इनके पास में रहने वाली एक लेडी इनके घर पर आती है और कहती है कि मैं अपने बेटे जॉन को आपके पास लाना चाहती हूँ। वो अभी अभी मेंटल असाइलम से आया है। अब वो पूरी तरह से ठीक है। मुझे लगता है कि अगर वो आपसे बात करेगा तो उसे अच्छा लगेगा। अप्रैल उन्हें हाँ कह देती है। सबको लगता है कि इनकी जिंदगी में खुशियों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अप्रैल हमेशा एक्ट्रेस बनना चाहती थी और अब उसका सपना पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इस बात का दुख उसके दिल में हमेशा रहता है। कभी कभी अप्रैल और फ्रैंक के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन शाम होते होते ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये हस्बैंड वाइफ है, इनके 2 बच्चे हैं, इनका एक परिवार है और हमेशा इन दोनों को साथ रहना है। बेसिकली इन दोनों के जीवन में जो सबसे बड़े तनाव की वजह है वो इनका करियर है। जहाँ फ्रैंक एक तरफ अपनी जॉब को पसंद नहीं करता, वहीं अप्रैल के दिमाग में ये होता है कि वो एक्ट्रेस बन सकती थी, लेकिन वो एक्ट्रेस नहीं बन पाई। एक सुबह इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और फ्रैंक ऑफिस चला जाता है। दरअसल आज उसका बर्थडे है। फ्रैंक की जो सेक्रेटरी होती है वो उसके पास आती है। इसके बाद ये दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर ये फ्रैंक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद ये दोनों के दोनों फ्रैंक की सेक्रेटरी के घर जाते हैं और यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत नजदीकियां आ जाती है और इस तरह से इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। देर रात को फ्रैंक जब अपने घर पर पहुंचता है तो अप्रैल उसे कहती है कि तुम्हें बाहर ही कुछ देर इंतजार करना होगा। और जब कुछ देर इंतजार करने के बाद अप्रैल उसे अंदर बुलाती है तो फ्रैंक देखता है कि वहाँ पर उसके दोनों बच्चे उठे हुए हैं। इन तीनों ने मिलकर उसकी बर्थडे पार्टी के लिए पूरा अरेंजमेंट किया होता है, जो देखकर फ्रैंक को बहुत खुशी होती है। उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चे उसके लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाते हैं। अब जब उनके बच्चे सो जाते हैं तो फ्रैंक की पत्नी अप्रैल उसे कहती है कि हमारी जिंदगी में अब कुछ भी हैपनिंग नहीं रहा, हमें जिंदगी में नई शुरुआत की जरूरत है। इसीलिए मैंने तय किया है कि हम पेरिस शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ मैं जॉब करूंगी और तुम अपने सपनों को चेज करना, वो काम करना जो तुम करना चाहते हो। फ्रैंक को ये बात बिल्कुल अजीब लगती है, क्योंकि किसी भी नए शहर में जाकर सेटल होना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब वो अपनी पत्नी अप्रैल के अंदर कॉन्फिडेंस देखता है तो वो भी इस बात के लिए हाँ कर देता है और अब ये धीरे धीरे पेरिस जाने की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। फ्रैंक बहुत खुश होता है। वो ऑफिस में अपने सभी कॉलीग्स को बता देता है कि वो इस जगह को, इस जॉब को छोड़कर हमेशा के लिए पेरिस शिफ्ट हो रहा है। हालांकि उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, लेकिन फ्रैंक कभी भी इस शहर में और इस जॉब में हमेशा के लिए नहीं रहना चाहता था। और पेरिस वो जगह है जहां पर उसे लगता है कि वो अपनी चीजों को, अपने सपनों को चेज कर सकता है। वो सभी काम कर सकता है जो करना चाहता था। उसे लगता है कि ये शहर बहुत डेड है, जबकि पेरिस में बहुत ज्यादा एनर्जी है। इसीलिए पेरिस जाने के लिए बहुत खुश होता है। फ्रैंक और अप्रैल अपने सभी नेबर्स को बता देते हैं कि वो यहाँ से हमेशा के लिए पेरिस शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन उनकी बात से कोई भी सहमत नहीं होता। सबको लगता है कि पेरिस में शिफ्ट होना इतना आसान नहीं है, लेकिन फ्रैंक और अप्रैल अब अपना मन बना चुके हैं। एक दिन वो लेडी जो अपने बेटे जॉन को, जो कि मेंटल असाइलम से आया था, उसे इनके पास लेकर आती है। उसे भी पता होता है कि ये यहाँ से पेरिस में शिफ्ट हो रहे हैं। वो इनसे बहुत सारे पर्सनल सवाल पूछता है जो कि बहुत ही अनोइंग होते हैं,
लेकिन ये दोनों जानते हैं कि उसकी मेंटल स्टेट पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, इसीलिए वो ना चाहकर भी उसके सवालों का जवाब देते हैं और जॉन इनकी बातों से सहमत होता है। वो कहता है कि आपको पेरिस जरूर जाना चाहिए। इसी तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन फ्रैंक का सीनियर उसके पास आता है, उसे बताता है कि तुम्हारी प्रमोशन का लेटर मेरे पास है, कंपनी तुम्हें प्रमोशन देना चाहती है, साथ ही तुम्हारी सैलरी भी डबल हो जाएगी। ये सुनकर फ्रैंक पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे एक्सेप्ट करने के बाद वो अपने परिवार को और खुद को एक बेहतर जिंदगी दे सकता है। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो पेरिस जाने का हमेशा का जो उसका सपना था वो पूरी तरह से टूट जाएगा। इसीलिए घर आने के बाद वो अप्रैल को पूरी बात बताता है। अप्रैल कहती है कि पैसों के लिए तुम अपने सपनों को नहीं छोड़ सकते, तुम इस जॉब को पसंद नहीं करते, हमें पेरिस जाना चाहिए, तुम्हें अपने सपनों को जीना चाहिए। और उसकी बात से फ्रैंक पूरी तरह से सहमत होता है। और अगली सुबह फ्रैंक को पता चलता है कि अप्रैल पिछले 2 महीनों से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होते हैं। वो अप्रैल से कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अप्रैल कहती है कि मुझे पता था कि तुम इसी तरह से रिएक्ट करोगे, वैसे भी हमारे 2 बच्चे हैं और दूसरे बच्चे की प्लानिंग हमने इसीलिए की थी ताकि हम एक दूसरे को यकीन दिला सके कि पहला बच्चा हमारी गलती नहीं है, हमें अब और बच्चों की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं अपना अबॉर्शन करवा दूंगी, जिसके बाद हम पेरिस जाएंगे और जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। पर यहाँ पर फ्रैंक उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। वो कहता है कि हमें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने तीसरे बच्चे को भी इस दुनिया में लाएंगे। पर अप्रैल पेरिस जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। इन दोनों के बीच में झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। फ्रैंक ऑफिस आ जाता है जहाँ पर वो अपने कॉलीग को बताता है कि अब वो पेरिस नहीं जाएगा। उसका कॉलीग कहता है कि मुझे पहले पता था। दरअसल वो उसे एक तरह का तंज कसता है और यहाँ पर फ्रैंक ऑफिस में जो उसे प्रमोशन ऑफर हुआ है उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है। शाम को फ्रैंक जब घर आता है तो वो देखता है कि जॉन के पेरेंट्स एक बार फिर से जॉन को उसे उसके घर पर लाए होते हैं और यहाँ पर वो सबके सामने अनाउंस करता है कि हम पेरिस नहीं जा रहे। ये सुनने के बाद जॉन फ्रैंक की पत्नी अप्रैल की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि ये फैसला अप्रैल का नहीं है बल्कि जॉन ने खुद इस फैसले को लिया है। इसीलिए फ्रैंक से पूछता है क्या तुमने इस बारे में अपनी पत्नी से डिस्कस किया था। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ये हमारा निजी मामला है, तुम्हें इसमें बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जॉन के पेरेंट्स उसे यहाँ से ले जाते हैं। अप्रैल और फ्रैंक के बीच में भी बहुत आर्गुमेंट्स होते हैं, जिसके बाद बिना किसी सुलह के दोनों सो जाते हैं। अगली शाम को दिखाया जाता है कि अप्रैल अपने नेबर के साथ एक बार में होती है, जहां अप्रैल उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी के तनाव के बारे में बताती है। दरअसल सबको ये लगता था कि ये दोनों के दोनों बेस्ट कपल हैं, जबकि हकीकत अब कुछ और ही बन चुकी है। ये भी बताती है कि पेरिस के ट्रिप के कैंसिल होने की वजह से मैं अब डिप्रेशन में भी हूँ। ये दोनों के दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते हैं और गाड़ी में ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी आ जाते हैं। जिसके बाद वो अप्रैल को कहता है कि मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ, पर अप्रैल उसे मना कर देती है। फ्रैंक और अप्रैल की जिंदगी में इन दोनों के प्यार में अब पूरी तरह से दरार पड़ चुकी है। फ्रैंक के लिए अब उसके दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि फ्रैंक अप्रैल के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई, मेरी सेक्रेटरी से मेरा अफेयर था, लेकिन वो उसकी इस बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। वो कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रैंक ने उसे ये बात इसलिए बताई होती है ताकि ये बात सुनने के बाद उसे ऐसा लगे कि फ्रैंक को अपनी गलतियों का एहसास है और वो उसकी जिंदगी में वापस शामिल हो जाए। पर अप्रैल के जवाब से उसे बहुत दुख होता है। फ्रैंक कहता है कि तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए, तुम मेरी पत्नी हो। अप्रैल कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पर फ्रैंक उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि वो सिर्फ गुस्से में ऐसा कह रही है। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है, जिससे इनके बीच में आर्गुमेंट्स और भी बढ़ जाते हैं। अप्रैल घर से बाहर चली जाती है। फ्रैंक उसके पीछे जाता है। अप्रैल कहती है कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूंगी। फ्रैंक उसे समझाते समझाते उसे हाथ लगा देता है, जिससे वो चिल्लाना शुरू कर देती है और फ्रैंक को समझ में आ जाता है कि अप्रैल के दिल में उसके लिए कड़वाहट भर चुकी है। इसीलिए वो वहाँ से चला जाता और एक बार में पूरी रात बिताता है। अब इन दोनों को समझ में आ चुका है कि इनके बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। अगली सुबह अप्रैल अपने बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए वैक्यूम एस्पिरेशन लेती है,
दरअसल इसे लेने से पहले बहुत सारी प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती और उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। फ्रैंक भी हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां पर उसका नेबर उसे बताता है कि अप्रैल अब इस दुनिया में नहीं रही, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर फ्रैंक पूरी तरह से टूट जाता है। उसे बहुत पछतावा होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों की वजह से चीज इतनी बढ़ गई थी कि इनकी जिंदगी का प्यार पूरी तरह से खत्म हो गया, और जिसका अंत अप्रैल की मौत के साथ हुआ। इसके बाद फ्रैंक किसी गिल्ड के साथ शहर में अपने दोनों बच्चों के साथ मूव हो जाता है। अब वो कंप्यूटर बेचने का काम करता है। उसकी जिंदगी में अंधेरा, उदासी और पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं है। फ्रैंक ने अपना रेवोल्यूशनरी रोड 115 नंबर घर बेच दिया है। अब यहाँ पर एक नया कपल आया है और ये भी फ्रैंक और अप्रैल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनका नेबर वहाँ पर आता है, जो अप्रैल से प्यार करता था। वो कहता है कभी भी फ्रैंक और अप्रैल के बारे में बात मत करना, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं, जहाँ हमें जॉन की मॉम को दिखाया जाता है, जो जॉन के डैड को बताती है कि फ्रैंक और अप्रैल के घर पर जो कपल आए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो घर उन्हें बहुत सूट करता है। जॉन के डैड पूछते हैं फ्रैंक और अप्रैल के बारे में क्या, जिसके बाद जॉन की मॉम बताने की कोशिश करती है कि क्यों वो फ्रैंक और अप्रैल को बेस्ट कपल नहीं मानती, क्या उनके बीच में प्रॉब्लम थी। लेकिन शायद जॉन के डैड ये बात नहीं सुनना चाहते, इसीलिए वो अपनी सुनने वाली मशीन को ऑफ कर देते हैं। इस कहानी से हमें समझ में आता है कि दूर से जो चीजें अच्छी दिखती है, ये जरूरी नहीं कि वो अंदर से, नजदीक से भी उतनी ही अच्छी हो। साथ ही हमें ये भी सीखने की जरूरत है कि हमें छोटी छोटी चीजों के चलते अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए कोई भी फैसला करते हुए हमें उन लोगों की सलाह लेनी बहुत जरूरी है जो हमारे अपने हैं, जो उस फैसले से जुड़े हुए हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो जिंदगी में हमेशा खुश रहते हैं, और उनके आसपास वाले लोग भी हमेशा उनसे खुश रहते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म रेवोल्यूशनरी रोड की। ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।